आप सभी का अभिनंदन है। ये एक ऐसा युग चल रहा है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। सारा विश्व एक बहुत ही छोटे से कीटाणु से परेशान है। हम बोलचाल की भाषा कहते हैं पिस्सू। एक जरा से पिस्सू ने पूरे विश्व को हिला कर रख दिया। जिस तरीके से कोरोना वायरस ने सारे विश्व को हिलाया है, सामाजिक रचना हो, आर्थिक रचना हो, सांस्कृतिक रचना हो, सबको ध्वस्त कर दिया। यदि नौजवान है तो कोई नई फिल्म अभी आने वाली है क्या? नहीं। कहीं शूटिंग हो रही है क्या? नहीं। शेयर मार्केट की क्या स्थिति है आप सब जानते हैं। कुल मिलाकर एक सामाजिक जीवन पूरी दुनिया के अंदर अस्त व्यस्त होगा। जिन देशों को बहुत घमंड था कि हम तकनीकी रूप से बहुत सक्षम हैं, वे सबसे ज्यादा परेशान हैं। और इसलिए यदि अपने देश भारत की अपन अन्य देशों से तुलना करें तो भारत जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। 130 करोड़ आबादी वाले देश में इस वायरस से नुकसान तो हुआ है, पर अन्य संपन्न देशों की तुलना से कम हुआ है। अमेरिका जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश समझता था, वहाँ पर मौत का आंकड़ा करीब करीब 1 लाख के पास पहुँचने वाला है। हमारे यहाँ 1 लाख लोग अभी संक्रमित भी नहीं हुए। इटली जो कि हमारे यहाँ चर्चित देश है, एक राजनीतिक दल की नेता इटली में पैदा हुई है। उस इटली में जिस दिन भारत के अंदर पहला मरीज कोरोना का दिखाई दिया था, कोविड-19 का, उसी दिन इटली में भी पहला मरीज दिखाई दिया था। पर भारत ने अपने आप को संभाला और इटली ने नहीं संभाला। इटली में मृतकों की संख्या 30,000 के आसपास पहुंच गई है। भारत आज क्षति तो हुई हमारी, पर अन्य देशों की तुलना में कम है। उसका कारण है कि भारत में हमें विरासत में मिली है धर्म, विरासत में मिली है आध्यात्मिकता, विरासत में मिला है योग, विरासत में मिला है प्राणायाम, विरासत में मिला है आसन। ये हमको विरासत में मिला है। हमारी खान पान, हम क्या खाते हैं। मैं अभी इंटरनेट पे एक सर्वे देख रहा था कि सारी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा कोविड-19 से प्रभावित होने वाले लोग वो हैं जो नॉनवेज खाते हैं। प्रतिशत में शाकाहारी लोगों को इस वायरस ने कम प्रभावित किया, और इसलिए अन्य देशों की तुलना में भारत में इसका प्रभाव इसलिए भी कम है कि एक तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सही समय पर सही डिसीजन लिया, टफ डिसीजन लिया। एकदम जनता कर्फ्यू, लॉकडाउन, उसका सख्ती से पालन हम सबके लिए बड़ा आश्चर्य है। कभी इतना घर में रहने को नहीं मिला। मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को जो बचपन से ही सार्वजनिक जीवन में काम करता है, जो विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, राजनीति में विगत 45 वर्षों से हूँ, मैं कभी इतना घर पे नहीं रहा जितना अभी पहली बार रहा। ऐसे मेरे से बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये पहला अनुभव है। उसका कारण है कि यह वायरस व्यक्ति से व्यक्ति पर फैलता है। अब हमारे संस्कार हाथ मिलाने के नहीं है, हमारे संस्कार इसे प्रणाम करने के। हाथ नहीं मिलाते हमारे, गले हमारे मिलने के संस्कार नहीं है, चरण छूने के संस्कार है।
अब देखिए, ये संस्कार हमारे ऋषि मनीषियों के माध्यम से हमें मिले हैं। आज सारी दुनिया हाथ मिलाने से घबरा रही है। अभी आपने इजराइल के राष्ट्रपति को नमस्ते करते हुए देखा होगा। सब नमस्ते कर रहे हैं, सब नमस्ते कर रहे हैं। ये हमारी परंपरा है। अब सारी दुनिया के अंदर चर्चा हो रही है कि शाकाहारी होना चाहिए। ये हमारी परंपरा है। हमारे किचन के अंदर रखी हुई सामग्री मेडिसिन है। आज एक नया शब्द बहुत चर्चा में है, इम्यूनिटी पावर। शरीर के अंदर की प्रतिरोध क्षमता भारतीयों की ज़्यादा है, इसलिए कि हम हल्दी खाते हैं, इसलिए कि हम अजवाइन खाते हैं, इसलिए कि हम हींग खाते हैं, इसलिए कि हम तुलसी का प्रयोग करते हैं। ये सब इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं। इसलिए कि हम नींबू खाते हैं, इसलिए कि हम संतरे खाते हैं, ये सब इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं। तो हमारे किचन के अंदर जो सामग्री है, हमारा खान पान, वो हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। तो आज हम बात करते हैं योग की। योग क्या है, व्यक्ति को क्यों करना चाहिए। योग का शुद्ध हिंदी होता है जोड़ना। और वास्तव में योग की जो प्राथमिक स्थिति है वह एकाग्रता, पर अंतिम चरण उसका है वह है ईश्वर से एकाकार। और इसलिए योग मानव जीवन के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। योग प्राणायाम हमारा श्वसन तंत्र को ठीक करता है। आसन हमारे जितने भी अंदर के अवयव हैं, चाहे वो लीवर हो, चाहे पेनक्रियास हो, उन सबको सशक्त करता है। तो योग, आसन, प्राणायाम ये हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। हम योग करते हैं, हम प्राणायाम करते हैं, हम आसन करते हैं, हमारे ब्लड के अंदर WBC होते हैं। WBC हमारे अंदर की सेना है। जैसे सेनाएं होती है कि नहीं, दुश्मनों पे वार करती है, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर WBC होते हैं। वह वायरस जब हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है तो वो उससे लड़ाई करते हैं। यदि WBC सशक्त हो तो वो वायरस को मार देते हैं। इसलिए हो सकता है कि आप में भी कोरोना 19 आया हो, किंतु आपके WBC इतने पावरफुल थे, आपके शरीर की प्रतिरोध क्षमता इतनी ज़बरदस्त है, आपके इम्यूनिटी पावर इतना ज़बरदस्त है कि आपके शरीर में आने के पहले वैसे ही WBC ने उसको मार के और डिस्ट्रॉय कर दिया। पर ऐसे लोग जिनका इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है, जो वृद्ध हैं, बच्चे हैं, वो इसके शिकार ज़्यादा हुए हैं। ऐसे लोग जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, ऐसे लोग जो हार्ट के पेशेंट हैं, ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं किसी बीमारी से ग्रसित है और उनका इम्यूनिटी पावर कम है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इसने असर डाला है। और इसलिए योग का अपना एक महत्व है व्यक्ति के जीवन के अंदर, कि वो बाहर से ताकतवर रहता पर अंदर से पावरफुल बनाता है। प्राणायाम अंदर से पावरफुल बनाता है, आसन अंदर से पावरफुल बनाता है। और इसीलिए भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा, योगः कर्मसु कौशलम। योग करने वाला व्यक्ति का कार्य कुछ अलग प्रकार का होता है, अलग हट के होता है। क्योंकि आप योग करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ विचार आएंगे। स्वस्थ विचार आएंगे, आप भोजन करेंगे, सीधा डाइजेस्ट हो जाएगा। आप जब रात में सोएंगे, अच्छी नींद आएगी, आपकी थकान मिट जाएगी। जब आपका स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ मस्तिष्क है, तो आपके विचार भी स्वस्थ होंगे। जब आपके विचार स्वस्थ होंगे तो आप जो भी निर्णय करेंगे वो बहुत सकारात्मक होंगे। जब सकारात्मक निर्णय होंगे तो आपकी काम करने की एक कुशलता अलग प्रकार की होगी, एक अलग प्रकार का हट के काम करेंगे। यदि आपका पेट खराब है तो आपको खट्टी डकार आ रही है, तो काम में मन नहीं लग रहा है, तो सुस्ती है, तो रात में सोने गए तो नींद नहीं आ रही है, एसिडिटी हो गई, गैस हो गई, फिर नींद आ गई तो फिर सपने आए, सपने में पता नहीं क्या क्या हुआ, सुबह उठे अब थकान है हमारे में, फिर काम पे गए, चिड़चिड़ाने लगे। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत अच्छा बनाता है योग, प्राणायाम, आसन, हमारा खान पान, हमारी दिनचर्या, हमारा अनुशासित जीवन,
प्रधानमंत्री जी एक बात कहते हैं कि हर चुनौती में कुछ संभावनाएं रहती, हर समस्या में कुछ अवसर छुपे हुए रहते। कोरोना एक समस्या है, एक चुनौती है, पर इसमें एक अवसर छुपा हुआ है। अब हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा, अनुशासित जीवन जीना पड़ेगा, अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना पड़ेगा, अपने को अंदर से मजबूत करना पड़ेगा, हमें खान पान हमारा ठीक करना पड़ेगा। जंक फूड, मैदा, ब्रेड, पास्ता हम बच्चों को बड़े प्यार से खिलाते हैं। हम बच्चों के दोस्त हैं कि दुश्मन? यदि आप वास्तव में बच्चों को प्यार करते हैं, आप वास्तव में यदि बच्चों को स्नेह करते हैं, तो बच्चों को आप जंक फूड से बचाइए। जंक फूड बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है, इसलिए मैदे से बनी हुई चीज से थोड़ा सा आप बचिए। मुझे लगता है कि अभी कुछ मैसेज आ रहा है कि चैटिंग पे कि आवाज़ ठीक नहीं है, कुछ टेक्निकल गड़बड़ हो सकती है, कुछ तकनीकी समस्या है, इसलिए मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी। मैं कोशिश करता हूँ कि और ज़ोर से बोलूँ, नज़दीक आकर बोलूँ। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि आज कोरोना की समस्या, कोरोना की विकरालता, कोरोना का धमक ने हमें यह सोचने के लिए मजबूर किया है कि आगे आने वाला कल हमारा कैसा होगा। हमारा कल हमको सुधारना है, तो आज हमें कुछ संकल्प लेना पड़ेगा। आज हमें निर्णय करना पड़ेगा कि हमारी दिनचर्या कैसी हो, हम सुबह कब उठें, हमें सुबह उठकर क्या करना है। हमें योगा करना है, प्राणायाम करना है, आसन करना है, मेडिटेशन करना है। हमारा खान पान क्या हो। ये जो पेट है ये डस्टबिन नहीं कि कुछ भी डाल दिया इसमें। हम जो भी खाएं वह हमारे शरीर को लगना चाहिए। हम जो खा रहे हैं उसका हमारे शरीर में क्या महत्व है। ये डस्टबिन थोड़ी क्या कुछ भी डाल दो। हमारे खान पान का असर हर चीज पर होता है, और इसलिए मैं भी एक सर्वे देख रहा था। उस सर्वे में एक बहुत बड़ी बात जो मैंने भी सीखी है कि जो लोग नियमित हैं, जो लोग योगा करते हैं, जो लोग प्राणायाम करते हैं, जो लोग आसन करते हैं, जिनका श्वसन मजबूत है, रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत है, जिनकी पाचन शक्ति अच्छी है, उनको कोरोना ने प्रभावित नहीं किया, बल्कि उसके शरीर में कोरोना का वायरस गया तो उसके WBC ने उसको मार के फेंक दिया। और जो कमज़ोर है, जिनका श्वसन तंत्र कमज़ोर है, जिनकी पाचन क्रिया कमज़ोर है, जिनका इम्यूनिटी पावर, जिसको शरीर की प्रतिरोध क्षमता कहते हैं, वो कमज़ोर है, तो वह इस वायरस से वह प्रभावित हुआ। तो आप सबसे मैं इस चर्चा के माध्यम से ही निवेदन करना चाहता हूँ कि कोरोना बहुत बड़ी समस्या नहीं है, समस्या हम हैं। कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक कोई वायरस आएगा, यदि हम सक्षम हैं तो हमें कुछ प्रभावित नहीं करेगा। और हमें सक्षम बनने के लिए हमारा जीवन अनुशासित रखना पड़ेगा। हमें योग, प्राणायाम, आसन, खान पान का अनुशासन ये हमें करना पड़ेगा। हमने ये कर लिया तो ऐसे कितने ही कोरोना आ जाएं, हमारा बाल बांका नहीं होगा। और इसलिए हमारे पूर्वजों ने जो हमें विरासत में योग दिया है, विरासत में प्राणायाम दिया है, विरासत के अंदर आसन दिए हैं, विरासत के अंदर हमें अच्छे खान पान का मार्गदर्शन दिया है, मैं समझता हूँ हमें उसका पालन करना चाहिए। तो इस चर्चा के माध्यम से मैं नवदीप जोशी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो योगाचार्य है। दिल्ली में मैं रहता हूँ तो कभी कभी मुझे वो योग कराने आते हैं, मैं उनके मार्गदर्शन में योग करता हूँ, उनसे सीखता भी हूँ। तो मैं आप सबसे आज की चर्चा के माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब, कोरोना कुछ भी नहीं है, कोरोना से डरो ना। यदि आप योग करते हैं, यदि आप प्राणायाम करते हैं, यदि आप आसन करते हैं, यदि आपका खान पान में अनुशासन है, यदि आपकी दिनचर्या अनुशासित है, तो आपका कोरोना क्या 10 कोरोना आ जाए आपका बाल बांका भी नहीं होगा। पर यदि हम
हमारी दिनचर्या में अनुशासित नहीं है तो कोई भी वायरस हमको परेशान कर सकता है। मैं इस चर्चा के माध्यम से आप सबको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका जीवन बहुत सुखदायी हो। आप यदि इस संदर्भ में कुछ प्रश्न करना चाहें तो आपका स्वागत है। मैं 15 मिनट और हूँ आपके बीच में, उसके बाद मुझे अगले विषय में जाना है, तो आप 15 मिनट आप कोई भी प्रश्न मुझसे कर सकते हैं। रहा हूँ प्रश्न का। विक्रम सिंह जी ने पूछा है कि आप अपने व्यस्त समय में से किस प्रकार योग कर पाते हैं। देखिए, हम सुबह ब्रश करते हैं, शौचालय जाते हैं, हम दिन में भोजन करते हैं, ये हमारी आवश्यक चीज़ें हैं। उसी प्रकार योग भी अपने जीवन में आवश्यक है, इसलिए कभी भी किसी भी समय योग किया जा सकता है। यदि सुबह समय नहीं मिलता है तो हम शाम को कर लें। शाम को भी योग करने में कोई बुराई नहीं है, बस भोजन के 3 घंटे बाद आप कर सकते हैं। और इसलिए कभी भी समय मिल सकता है। मैं तो हवाई जहाज में कई बार प्राणायाम करता हूँ, तो समय का सदुपयोग हम कर सकते हैं। तो हमें ये सब बहानेबाजी है कि हमारे पास समय नहीं है। अरे समय कैसे नहीं है? आपके पास ब्रश करने के लिए समय नहीं क्या? आप शौचालय जाते हैं, उसका समय नहीं क्या? उसी प्रकार योग के लिए भी आप समय निकालिए। 45 मिनट के योग के कारण आपके जीवन में परिवर्तन आता है, जीवन में। तो इतना तो हमें अपने लिए करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कविता जोशी जी का कहना है माइक्रोफोन अधिक दूर है। मैं बिल्कुल नज़दीक हूँ, एकदम माइक्रोफोन के। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। समाज से नकारात्मकता को कैसे दूर करें? देखिए, आप यदि शुरुआत आपको अपने से करना पड़ेगी। आप यदि सकारात्मक हैं तो अपने आप आपको समाज में भी सकारात्मकता दिखेगी। आप अपने आप नकारात्मक लोगों से दूर हटते चले जाएंगे। इसलिए अपने से शुरुआत करिए। आप अपने से शुरुआत करेंगे तो मैं समझता हूँ कि समाज भी आपको सकारात्मक दिखेगा। और जो लोग नकारात्मक हैं, रहते हैं समाज के अंदर ऐसे लोग, वो अपने आप ही आपसे दूर हटने लगेंगे। और यदि आप भी नकारात्मक हैं तो इस प्रकार की ताकतवर आपके पास नज़दीक आएगी। तो पहले आप अपने आप को सकारात्मक बनाइए, समाज अपने आप सकारात्मक दिखाई देने लगेगा। विक्रम सिंह जी ने फिर प्रश्न किया कि आपकी आंखें तंदुरुस्त लगती है, आप चश्मा नहीं लगाते। ये बात सही है। आज अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से मैं पूरे 64 वर्ष पूरे कर रहा हूँ, पर अभी भी अखबार में पढ़ लेता हूँ। ये आपके बारीक अक्षरों में जो मैसेज आ रहे हैं वो मैं पढ़ रहा हूँ बिना चश्मे के। तो मैंने कहा मैं आँख का भी योग करता हूँ। आँख से भी सुबह सुबह 2 मिनट की क्रिया है, वह आँखों को मजबूत करती है। तो मैं प्रतिदिन करता हूँ, इसलिए अभी भी मुझे चश्मा नहीं लगता है। मैं अखबार बिना चश्मे के ही पढ़ता हूँ। योगाचार्य राजीव जी ने कहा है कि सरकार को शाकाहार बनाने के लिए, देखिए सरकार के भरोसे समाज कभी भी नहीं चलता है। समाज के भरोसे सरकार चलती है। और इसलिए जो भी आप काम करें अपने ऊपर से प्रारंभ करें। हम शाकाहारी होंगे, हम खुद भी शाकाहारी रहेंगे और हम जो भी हमारे साथ रहेगा उसको शाकाहार का ही प्रचार करेंगे। अगर ये आपने तय कर लिया तो आपके घर कोई भोजन करने आएगा, कभी डिमांड ही नहीं करेगा कि मुझे आप, मैं जैसे अपने जीवन के अंदर मैंने कभी नॉनवेज की पार्टी किसी को दी नहीं। बोले हम वेज नहीं खाते, तो इनका मत आना भी है। हमारे यहाँ तो वेज के अलावा कुछ भी नहीं। तो अपने से आप चलिए। बंगाल में योग बढ़ाने के लिए आपको कदम उठा रहे हैं। ममता बनर्जी इलाज में किस तरह हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, विपिन जी ने कहा है। मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं मिल रही। वैसे मैं अक्षय तृतीया को जन्मदिन मनाता हूँ, तारीख से आज मेरा है। तो जो बंधु मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं उन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ।
ममता जी आप भी जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। योगेश जी आप भी जन्मदिन की, सबको धन्यवाद। कोई प्रश्न हो आज की चर्चा के विषय में तो आप कर सकते हैं। मंजरी जोशी जी पूछ रही हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से और क्या कदम उठाए जा रहे हैं कोरोना मैनेजमेंट के लिए। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि समाज में आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। सरकार के भरोसे समाज चलेगा, वो समाज कभी भी कमज़ोर नहीं होगा। गवर्नमेंट तो कुछ भी करे, शुरुआत आप अपने से करिए ना। हम कैसे हैं, हम योगा करते हैं कि नहीं करते हैं, हमारा खान पान अच्छा है कि नहीं अच्छा, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं, हमें अपने से प्रारंभ करना है। सरकार तो बहुत कर रही है, सरकार के करने से समाज में परिवर्तन नहीं आता, समाज के द्वारा सरकारों में परिवर्तन आता है। सरकार तो 5 साल की है, समाज तो स्थायी भाव है। और इसलिए हमें सामाजिक प्राणी की तरह समाज में इस प्रकार का वातावरण बनाना चाहिए कि लोग सकारात्मकता की तरफ बढ़ें आगे। भारतीय ओलंपिक एशियन में किसी भी योग संघ को मान्यता नहीं है, आपका इस पर क्या कहना है। मैं देखता हूँ, मुझे पता नहीं है, मुझे जानकारी आपने दी है। हमारे रमेश जी मेंदोला मध्य प्रदेश ओलंपिक एशियन के अध्यक्ष हैं, उनसे पूछूंगा। मेरा ख्याल है योग तो एक बहुत मोदी जी ने इसको इतना फेमस कर दिया है कि आज जून के अंदर योग दिवस मनता है और 100 से ज़्यादा देशों में हमारे यहाँ के योगाचार्य योग सिखाने के लिए हमें 100 से ज़्यादा देशों के अंदर गए हैं। और योग को तो सारी दुनिया के अंदर बाबा रामदेव ने तो फेमस किया ही, पर प्रधानमंत्री जी ने यूएन में योग दिवस मनवा कर एक बहुत बड़ा काम किया है। आप आसन और प्राणायाम में किसे वरीयता देते हैं। मैं सबसे पहले प्राणायाम आपकी श्वसन तंत्र को मजबूत करता है, आपके शरीर की इफ़िशियंसी बढ़ाता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है, आपके WBC बढ़ाता है। तो मैं सबसे पहले प्राणायाम को महत्व देता हूँ। किस एज में आकर एक समय भोजन करना चाहिए। बहुत सारे प्रश्न बीच बीच में आ रहे हैं कि इस बार योग दिवस पर क्या होगा। हम अपने घर पे योग करेंगे, जैसे हमने होली इस बार अपने घर पे मनाई, तो हम परिवार के साथ योग करें, परिवार को भी सिखाएं सबको। मैंने अपनी पत्नी को, अब सुबह सुबह उठते हैं तो क्या करें, कुछ काम नहीं रहता तो पति पत्नी झगड़ने लगते हैं, चलो एक काम करते हैं, मैं आपको योग सिखाता हूँ। टाइम भी पास हो जाता है और वो स्वस्थ भी रहते हैं हम एक दूसरे से। तो इस प्रकार अपने को भी घर के अंदर योग की चर्चा करना चाहिए, योग एक दूसरे को सिखाना भी चाहिए। किस एज में आकर एक समय भोजन करना चाहिए उचित होगा। देखिए, भोजन कितनी भी बार करें आप, पर आपकी पाचन शक्ति अच्छी होना चाहिए। जितना खाओ उतना हजम करने की क्षमता होना चाहिए। इसलिए मैं कभी भी नहीं कहता हूँ कि एक समय खाओ। आपकी क्षमता अगर 4 बार भोजन करके हजम करने की, तो 4 बार खाइए, कौन मना करता है। पर अपनी कैपेसिटी कितनी है उससे ज़्यादा कभी भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो फिर वो नुकसान करता है। देखिए, योग सेंटर वैसे काफ़ी बन रहे हैं, काफ़ी योग करने वाले लोग भी हैं। मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे कभी कलकत्ता में जाता हूँ,
कभी दिल्ली में जाता हूँ, तो वहाँ योग करने वालों की टीम बनी हुई है और निःशुल्क वहाँ पर लोग सुबह आके योग करते हैं। तो आप किसी भी मॉर्निंग वॉक करने वाले गार्डन में जाइए, आपको योग करने वाले लोग मिल जाएंगे, सुबह सुबह योग करते हैं वो निःशुल्क। इंदौर के यदि आप हैं तो मेघदूत गार्डन में चले जाइए, दिल्ली में है तो आप लोधी गार्डन में जाइए, कलकत्ता में है तो वहाँ पर भी एक गार्डन में नाम भूल रहा हूँ उसका, वहाँ पर सुबह लोग योग करते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप क्लास में जाएँ, आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएँ, वहीं पर एक ग्रुप में सम्मिलित हो जाए और योग सीख जाए, बड़ा आसान है। और बाबा रामदेव आजकल तो यूट्यूब पे आप किसी के द्वारा भी, बाबा रामदेव जी के तो हैं, बाकी भी बहुत सारे यूट्यूब के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो योगा सिखाते हैं, उससे आप सीखिए। और देखिए, नहीं करने के बहुत सारे बहाने हैं कि यार हमारे यहाँ योग क्लास नहीं, यार कहाँ सीखा, यार क्या सीखे। आजकल तो टेलीफोन के अंदर सब चीज़ है, आपके अंदर इच्छा शक्ति चाहिए बस। आपने पति और पत्नी को एक साथ योग करते हुए कभी भी नहीं देखा। आपके लोगों के कमरे में झाँकने की आदत नहीं होगी, करते हैं लोग। मैं कहता रहा हूँ कि मैं सुबह सुबह सिखाता हूँ अपनी पत्नी को कि आप योग करिए। तो केदार जोशी जी ने कहा कि आपने पत्नियों को योग सिखाने की अच्छी युक्ति बताई है। हाँ, तो अब टाइम पास कैसे करेंगे आप, घर के अंदर हैं आप, तो फिर कुछ ना कुछ तो आपको उलझाना पड़ेगा ना पत्नी को, नहीं तो फिर चार बात उनकी सुनना पड़ेगी। तो कम से कम योग ऐसा ऐसा माध्यम है कि सिखाते भी जाओ और खुद भी स्वस्थ रहे, वो भी स्वस्थ रहें। तो ये तो एक तरीका है समय पास करने का। हम रात को 8 बजे मंदिर में बैठते हैं, मंदिर में बैठकर सब लोग भजन करते हैं, कुछ लोग करते हैं। तो हमारे 2.5 साल के बच्चे को भी श्लोक याद है, आकाश का 4 साल का बेटा है उसको भी श्लोक याद है, 8 साल की बेटी है उसको हनुमान चालीसा और बहुत सारे श्लोक याद हैं। तो रोज़ बैठते हैं बच्चों के साथ, बच्चों में संस्कार डालने का सबसे बड़ा माध्यम है। तो कोई से भी समय का सदुपयोग कैसे करना, ये हमको आना चाहिए। और देखिए, जीवन सबका करीब करीब उतना ही रहता है, उस समय के अंदर आप कितना सदुपयोग कर सके। अब मुझे पढ़ने का समय नहीं मिलता, पर हवाई जहाज यात्रा बहुत होती है तो वहाँ पढ़ लेते हैं, पढ़ते नहीं है तो सो जाते हैं, सोते नहीं है तो प्राणायाम कर लेते हैं। अब उस 1-1.5 घंटे का कैसे उपयोग करना, ये आपको आना चाहिए। तो 1 घंटे की फ़्लाइट में लोग बोर हो गए, यार 2 घंटे की फ़्लाइट थी, हम तो बोर ही नहीं होते, हमारे पास 2 घंटे में बहुत सारे काम रहते हैं। तो देखिए, इसमें आया कि भजन भी एक प्रकार का योग है, निश्चित रूप से संगीत एक प्रकार का योग है, गायन एक प्रकार का योग है। मैंने ऐसे ऐसे गायक देखे हैं जो 2-2, 3-3 घंटे तक गाते हैं और थकान ही नहीं होती उनको, उनके गले में ज़रा सी खराश नहीं आती और इतनी साधना के साथ गाते हैं। तो संगीत भी योग है, निश्चित रूप से। संगीत तो ईश्वर से एकाकार का जो बहुत सारे माध्यम है, उसमें संगीत भी एक माध्यम है, योग भी एक माध्यम तो है। योग तो भगवान से जोड़ने का ही प्राथमिक पाठशाला है। जब आप योग प्रारंभ करते हैं तो योग का मतलब ही है जोड़ना। तो पहले आप अपने आप से जुड़ते हैं, फिर ईश्वर से जुड़ते हैं। अंतिम जो उसका साक्षात्कार है वह ईश्वर से जुड़ने का ही है। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी समय हो गया है, प्रश्न आना भी बंद हो गए हैं। तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और भाई हमारे मित्र जोशी जी, जिन्होंने आज स्पेशली मुझे आमंत्रित किया इस बात के लिए कि आप इस चर्चा में भाग लें। वैसे मैं बहुत बुद्धिमान नहीं हूँ, बहुत सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, पर हाँ, योग में करता हूँ, प्राणायाम में करता हूँ और इसलिए इसका विद्यार्थी हूँ। तो एक विद्यार्थी में जितना ज्ञान होता है वो ज्ञान के माध्यम से मैंने आपसे जुड़ने की कोशिश की है। मैं आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और यह युग जो कोरोना के माध्यम से वायरस आया है, इससे सीख लेने की ज़रूरत है। भविष्य हमारा कैसा हो, हमारे बच्चों का भविष्य कैसा हो, मैं समझता हूँ कि इस चुनौती के माध्यम से हम अपने जीवन को, अपने परिवार की जीवन शैली को अनुशासित कर सकते हैं, खान पान की शैली को अनुशासित कर सकते हैं और अपना कल बहुत अच्छा कर सकते हैं। कोविड
19 कुछ भी नहीं है, इससे बड़ा वायरस भी आ गया तो आप योग प्राणायाम आसन करते रहेंगे तो उससे लड़ने की आपके शरीर के अंदर क्षमता होगी। बस यही मैं निवेदन करते हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नवदीप जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारत माता की।